हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट किस तरीके से पहले बनती है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वो जाके आप जरूर देखिए वहाँ से वीडियो। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन करने वाले हैं। अब बैलेंस शीट बनती कैसे, क्वेश्चन नंबर 13 टी.एस. अग्रवाल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व रिलेशनशिप है ना, चैप्टर 18 वहाँ से करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ही बनानी है 31 मार्च 2023 को, और ये आपके सामने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे होते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, जरा कैसे बनती है। सबसे पहले देखो फॉर्मेट क्या होता है इसका। फॉर्मेट आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें मैंने। तो फॉर्मेट तो बेसिकली हमने ऑलरेडी बना दिया। देखो ये हमारा फॉर्मेट है ना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 लिखा हुआ था, उस पर लिख दिया मैंने। लायबिलिटीज इधर आती है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब हम जो तरीका फॉलो करेंगे, क्वेश्चन में वैसे कुछ लिखा नहीं, हमने फॉर्मेट में दो चीज़ें समझी थी। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जिसमें कैपिटल पहले लिखते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट। यहाँ पर नॉन करंट एसेट पहले लिखते हैं, फिर करंट, फिर फिक्टिशियस। वही वाला तरीका हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं और वही इसमें भी फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप वही तरीका फॉलो करिए, वही सबसे बेस्ट होता है, वही हम फॉलो करते ज़्यादातर। तो वही फॉलो करेंगे। यानी कि लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है, एसेट को छोड़ते हैं, पहले लायबिलिटी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले, कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल। तो कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, और देखते हैं इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं। उसके पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, पहले कहाँ लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखते हो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा है कैपिटल का। तो आपके सामने देखो ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। ये रहा, सब स्टार्टिंग में सबसे पहले 5 लाख लिखा हुआ है। तो 5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है, तो वो पहले लिख देते हैं हम। 5 लाख रुपए अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ से देखो, ये देखो, ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि इनकम है वो भी। तो क्रेडिट बैलेंस में लिखा होगा, देखो 16,600 रुपये है ना। तो 16,600 रुपये नेट प्रॉफिट है। तो वो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 5,16,600। फिर इसके अंदर हम क्या माइनस कर देते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हम माइनस कर देते हैं, तो लेस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स का बेसिकली हमारा एक खर्चा होता है एक तरह का बिजनेस के लिए। तो ड्रॉइंग्स देखो ये रहा 44,000 रुपये, ये डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है। तो ड्रॉइंग्स 44,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, माइनस करेंगे तो अब देखते हैं कितना आ रहा है हमारा बैलेंस। क्या आ जाएगा हमारे सामने, कितना आ जाएगा, 4,72,600, ये आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी की और बात करें तो उसके बाद मैंने इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लायबिलिटी कौन सी लिखते थे, सबसे पहले कैपिटल के बाद नॉन करंट लायबिलिटी लिखते थे। अब पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी कोई है या नहीं है, तभी तो हेडिंग डालेंगे। आप ध्यान से देखोगे, कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी कैसे बचानी है, कोई लोन हो, बहुत बड़ा लोन, बहुत सालों के बाद पे करना है, कोई लोन हो, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो सीधा अगली वाली लायबिलिटी लिखेंगे, जो कि कौन सी है, कौन सी हेडिंग थी। इसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं। जो हेडिंग बना रहे हैं ना, हेडिंग लिख रहे हैं, इसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं। तो ग्रुपिंग करने एक और हम अगर लायबिलिटी करंट नॉन करंट के बाद कौन सी होती है, करंट। तो करंट लायबिलिटी जरूर गिवन होगी, तो ये ग्रुपिंग करते हुए हम इसको एक करंट लायबिलिटी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। अब करंट लायबिलिटी बहुत सारी गिवन होगी या नहीं भी गिवन होगी, गिवन तो कोई ना कोई होगी, उसके नीचे लिखे कौन कौन सी करंट लायबिलिटी। जो हेडिंग डाली ना, उसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो करंट लायबिलिटी कैसे देखेंगे। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारे करंट लायबिलिटी होती है, यानी क्रेडिटर मुझे 1 साल के अंदर उसे पे करना होता है पैसा। जो भी हमने किसी से उधार में पैसा लिया, मतलब उधार में मैंने कोई सामान खरीदा, तो उसको 1 साल में पैसा पे करना होगा। तो क्रेडिटर हमारे 42,000 गिवन है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व भी हमारी लायबिलिटी होती है एक तरह की, क्योंकि जो मैंने रिजर्व बनाया वो प्रॉफिट से बनाया।
जो भी प्रॉफिट से मैं कुछ बना रहा हूँ, प्रॉफिट का बैलेंस क्या आता है, क्रेडिट, और लायबिलिटी का भी क्या आता है, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट का ही है। तो 10,000 रुपये जनरल रिजर्व भी करंट लायबिलिटी है, 1 साल का बनता है ये रिजर्व। इसको फ्यूचर में इसको जनरल रिजर्व को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट हमने बेसिकली कहाँ ऐड कर दिया था, कैपिटल में। लेकिन जो प्रॉफिट ऐड नहीं हो पाया, जिसको मैंने प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बनता है प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट में से कोई जो प्रॉफिट ऐड नहीं हो पाया कैपिटल में, उसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, और उसका नाम हमने क्या बोल दिया, जनरल रिजर्व। तो पहले जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट का ही हिस्सा है वो। प्रॉफिट का ये वाला हिस्सा तो हमने कैपिटल में प्लस कर दिया, लेकिन जो नहीं कर पाए, जो जनरल रिजर्व बना लिया, उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी में नीचे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट का जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो जनरल रिजर्व का भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी साइड पे ही लिखना पड़ेगा जनरल रिजर्व, समझ गए। तो जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 पे, ये लिख दिया। उसके बाद करंट लायबिलिटी में एक और आएगा क्रेडिटर्स, क्योंकि प्रॉफिट देखो 1 साल का होता है, तो इसलिए जनरल रिजर्व भी करंट लायबिलिटी आएगा। करंट लायबिलिटी क्या होती है, 1 साल के अंदर पे करनी होती है। ये पे नहीं करनी है, बट फिर भी ये लायबिलिटी है मेरी, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, इसलिए ये रिजर्व भी एक तरह का कैपिटल में ही जाएगा फ्यूचर में प्लस होने के लिए, तो इसलिए ये भी लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमारे दे रखे थे, अगर आप ध्यान से देखो 42,000 के दे रखे थे, ये है। अब हमारा और कुछ नहीं आना यहाँ पर, इसका पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल कर देंगे, डबल लाइन खींचेंगे तो इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका टोटल आप करोगे तो देखो ये 52,000 से प्लस करना है, तो 5,24,600 ये टोटल आना चाहिए, ये टोटल आना, ठीक है। और मज़े की बात यह है, आपको मैंने बताया था कि यही टोटल इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि जो टोटल आपने लायबिलिटी साइड पे लिखा, वही टोटल आपका एसेट का भी आता है। अब एसेट अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इन ऑर्डर परमानेंस। आपको पता है नॉन करंट एसेट सबसे पहले आते हैं, तो नॉन करंट एसेट हेडिंग डालेंगे। उसके अंदर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आते हैं, फिक्स्ड एसेट ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, वो लिखेंगे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स दे रखे होंगे, देखो ध्यान से, तेरा प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट होता है जो लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, 1 लाख। फर्नीचर 37,000, यही है, तो ये लिखेंगे, यही लिखने वाले हैं, जी हाँ। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर हमारा कितना है, 37,000, ये आपका लिख दिया। उसके बाद हमारे पे कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो हम नॉन करंट एसेट में दूसरी हेडिंग आती है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं है। तो सीधा कौन सा लिखेंगे हेडिंग, करंट एसेट लिखेंगे, क्योंकि नॉन करंट के बाद कौन से एसेट होते हैं, करंट एसेट्स, वो हेडिंग डालेंगे सीधा। अब करंट एसेट में भी, इसमें भी ऑर्डर बनाएंगे कि सबसे पहले वो एसेट लिखेंगे जो करंट में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है कैश में कन्वर्ट होने में। जैसे इसमें मैंने ऑर्डर बनाया, सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट करने में टाइम लगाता है जनरल रिजर्व है। ऐसे इसमें भी हेडिंग करंट एसेट के अंदर भी ऑर्डर बनाएंगे, पहले तो ऊपर ऑर्डर बनाया, इसके अंदर भी बनाएंगे। तो करंट एसेट में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है ना कैश में कन्वर्ट होने में, वो पता कौन सा होता है, देखो करंट एसेट है कौन सा, पहले देखो ध्यान से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ये कोई टाइम लगाती है, पहले से कैश में कन्वर्ट है। सबसे ज़्यादा कैश में कन्वर्ट तो पहले से ही है, कैश इन हैंड। उससे बड़ा कैश एट बैंक है, जो कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं कह रहा था, स्टॉक टाइम लगाएगा कैश में कन्वर्ट होने में, इनसे ज़्यादा। डेटर से भी ज़्यादा टाइम लगाएगा क्लोजिंग स्टॉक। डेटर का पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा, स्टॉक ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि स्टॉक हम उधार में बेचते ज़्यादातर। फिर उधार का पहला पैसा आएगा, पता नहीं कब आएगा, तो स्टॉक आएगा सबसे पहले 2,48,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक हमारा एंड वाला ही लिखते हैं यहाँ पर। तो स्टॉक 2,48,000 पे, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। उसके बाद डेटर उससे थोड़ा कम टाइम लगाते हैं। डेटर हमें दे रखे थे क्वेश्चन में 64,000 डेबिट बैलेंस में। फिर कैश एट बैंक लिखो, क्योंकि ये भी टाइम, मतलब टाइम ऐसा नहीं है कि बैंक में थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा, तो कैश इन हैंड से पहले कैश एट बैंक लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा कन्वर्ट करना पड़ता है, बट कैश इन हैंड तो पहले से ही पैसा कन्वर्टेड है,
कैश के अंदर, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कैश एट बैंक पहले लिखेंगे, 72,000 दे रखा है ये, और ये 3600 दे रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखोगे, अब वेरीफाई करना है आपने, तो इसका टोटल करके देख लो, इसका टोटल यही आना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल यही आना चाहिए, और हमारा वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो 1,37,000 आ रहा है ये, ठीक है। 1,37,000 और 64 कितना होता है, 2,01,000, 2,01,000 और 2,48,000 कितना होता है, 4,49,000। उसमें हम प्लस कर देंगे, सॉरी ये 72,000 था, ये 72,000, तो 72,000 पे प्लस करेंगे तो ये आ गया, ये 5,21,000 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर 3600 प्लस करेंगे, देखो वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आएगा, ठीक है। 3600 प्लस करेंगे तो वही आएगा, 5,24,600 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।